हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। मैंने मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स के डिटेल वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इसके डायग्राम समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज का टॉपिक मैंने मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया है। मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन है जहां पर किसी एक प्रोडक्ट की पूरी सप्लाई पर सिर्फ एक सेलर या एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल होता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जिसकी वजह से मोनोपोली डिमांड कर्व स्टीपर होता है या रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, जहां पर प्रोडक्ट के प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में बहुत कम चेंज होता है। द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। स्टीपर डिमांड कर्व कैसे बनता है? ये स्टीपर डिमांड कर्व होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स क्लोज सब्स्टिट्यूट को सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व रिलेटिवली फ्लैटर होता है या रिलेटिवली इलास्टिक होता है, जो बताता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर भी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है। द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज मोर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। फ्लैटर कर्व कैसे होता है? ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मोनोपोली में जब आप प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए एआर और एमआर कर्व बनाओगे तो वो स्टीप होने चाहिए और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्लैटर होने चाहिए। एआर डिमांड कर्व को भी शो करता है, एआर प्राइस को भी बताता है। एआर मींस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। एमआर एआर के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए उसका कर्व एआर से नीचे होता है। एआर इज इक्वल टू प्राइस ऑल्सो और एआर हमारा डिमांड कर्व को भी शो करता है। कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं, बिकॉज जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कम होती हैं, फिर मिनिमम पर आकर दोनों बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में तेजी से नीचे गिरती है और तेजी से ऊपर बढ़ती है, इसलिए उसका कर्व स्टार्टिंग में एमसी से नीचे होता है, देखो यहां पे नीचे है, बाद में उसका कर्व एसी से ऊपर है। तो आप जब भी एमसी और एसी के कर्व बनाओगे तो एक दूसरे को कट करते हुए बनने चाहिए। एमसी एसी, चाहे फिर आप, जरूरी नहीं है पूरा यू शेप बनाना है, जरूरी नहीं है फुल ऐसे बनाना है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में हल्का सा यू शेप देते हुए एक दूसरे को टच करते हुए होने चाहिए। ठीक है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, वहां पर फर्म का आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। तो दो कंडीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए जरूरी है, चाहे वो मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म हो। एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। अभी हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन दिखा रहे हैं, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को तब मिलता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो ज्यादा हो, बट उसकी बनाने की कॉस्ट कम आए।
अब प्रोडक्ट का आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, जहां पर MR और MC एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर आउटपुट OQ डिटरमाइन हो गया। ये एक दूसरे को C पॉइंट पर टच कर रही है। अब आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है या AR कितनी है। तो जो आपकी ये CQ लाइन है, आउटपुट डिटर्मिनेशन की जो आपने लाइन बनाई है, इस लाइन को आप AR से टच कर दीजिए। ये AR को E पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का प्राइस EQ या OP है, EQ प्राइस है और EQ प्रोडक्ट की एवरेज रेवेन्यू भी है। यहां पर हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो EQ है, एवरेज कॉस्ट EQ से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप एवरेज कॉस्ट का जो कर्व बनाओगे, AC कर्व, वो आपके EQ को टच करना चाहिए। EC के बीच में किसी भी पॉइंट पर यदि AC टच करता है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। AC EQ प्राइस आउटपुट लाइन को F पॉइंट पर टच कर रहा है। कॉस्ट FQ आ रही है, जबकि उसका प्राइस EQ है। EQ प्राइस है, FQ कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कितना? EFP P1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सेम डायग्राम मोनोपोलिस्टिक फर्म के लिए बनेगा। सेम कंडीशन, जहां पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर डायग्राम का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे वो मोनोपोली का हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। बस मोनोपोली में आपको जो AR और MR कर्व है वो स्टीपर बनाने हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको AR और MR कर्व फ्लैट बनाने हैं, कंपैटिबली फ्लैट बनाने हैं। सेम रहेगा, OX पर आउटपुट दिखाया गया है, OY पर कॉस्ट प्राइस या रेवेन्यू दिखाया गया है, या MR MC AR AC और P दिखाया गया है, बात सेम ही है। जहां पर आप इसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाएंगे, जहां पर MC MR को C पॉइंट पर टच कर रही है, वहां पर फर्म का आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है कि फर्म को कितना प्रोडक्शन करना है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए इस CQ लाइन को आप AR से टच कर दीजिए। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस EQ है या OP है, बात सेम ही है, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में फर्म की AC AR से कम होनी चाहिए। अभी यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझा के चुकी हूं। तो EQ लाइन पे AC सपोज F पॉइंट पर टच कर रही है, ये देखिए यहां पर टच कर रही है, तो फर्म को EFP P1 का प्रॉफिट हो रहा है। जब आप पेन से लाइन बनाओगे तो लाइन थोड़ा स्ट्रेट रखिएगा। जीरो प्रॉफिट शॉर्ट रन में मोनोपोली फर्म या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में तब होती हैं जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए सेम, OX पर आउटपुट है, OY पर कॉस्ट प्राइस रेवेन्यू दिखाया गया है।
जहां पर MC MR एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है, C पॉइंट पर टच कर रहे हैं। अब प्राइस कितना है उसके लिए हम उस लाइन को AR से मिला देते हैं, AR के E पॉइंट पर टच कर रही है, प्रोडक्ट का प्राइस EQ डिटरमाइन हो गया है या OP, बात सेम ही है। यहां पर जीरो प्रॉफिट है, तो AC कर्व आपके E पॉइंट से टच करते हुए होना चाहिए। EQ जो है वो आपकी AR है या प्राइस है, क्योंकि AR इज इक्वल टू प्राइस। AC भी EQ के बराबर होनी चाहिए। तो आपकी AC जो कर्व है वो आपके E पॉइंट से टच करते हुए जाना चाहिए। इस सिचुएशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि यहां पर AR AC के बराबर है। फर्म की एवरेज रेवेन्यू EQ है और फर्म की एवरेज कॉस्ट जो आ रही है वो भी EQ आ रही है। सेम डायग्राम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनेगा। OX पर आउटपुट, OY पर कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू दिखाया गया है। जहां पर MR और MC एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। C पॉइंट पर टच कर रहे हैं, प्राइस के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। E पॉइंट पर आपका प्राइस डिटरमाइन, AR E पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका प्राइस EQ है या OP है। अब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन दिखानी है, तो वहां पर आपका सेम है, AC E पॉइंट पर टच करती हुई जानी चाहिए। फर्म की एवरेज कॉस्ट भी EQ है और एवरेज रेवेन्यू भी EQ है, इसलिए फर्म नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में है। नाउ लॉस की सिचुएशन, फर्म की जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कम होता है, तो फर्म लॉस की सिचुएशन में होती है। जहां पर MC और MR एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट का आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। इस लाइन को आप AR से मिला दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्राइस कितना है। E पॉइंट पर टच कर रही है, तो आपको पता चल गया EQ उसकी एवरेज रेवेन्यू है या प्रोडक्ट का प्राइस EQ या OP है। अब लॉस की सिचुएशन दिखानी है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो AR है, AR तो आपकी EQ आ रही है, AC आपकी EQ से ज्यादा होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप AC को EQ से ऊपर बनाओगे, ठीक है। AC F पॉइंट पर टच कर रही है, फर्म को PP1 EF का लॉस हो रहा है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू EQ है जबकि एवरेज कॉस्ट FQ है। समझ में आ गया। सेम मोनोपोलिस्टिक फर्म के लिए शॉर्ट रन में जब AC AR से ज्यादा होती है तो फर्म लॉस की सिचुएशन में होती है। जहां पर MC MR बराबर होते हैं, वहां पे फर्म का आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। इस लाइन को आप AR से टच कर दोगे तो आपको प्राइस पता चल जाएगा। E पॉइंट पर AR के E पॉइंट पर टच कर रही है, तो फर्म का में उस प्रोडक्ट का प्राइस EQ या OP है। ये EQ आपकी AR को भी शो कर रही है। अब लॉस की सिचुएशन में अभी मैं बता के चुकी हूं, EQ से ऊपर आपको AC दिखानी है। AC आपके F पॉइंट पे टच कर रही है। उस सिचुएशन में फर्म को PP1 EF का लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना लॉस हो रहा है क्योंकि फर्म की जो
एवरेज रेवेन्यू है वो तो इतनी है, लेकिन कॉस्ट आ रही है इतनी। कॉस्ट की लाइन एसी की एआर से बड़ी है, इसलिए फर्म को इस सिचुएशन में लॉस होता है। लॉन्ग रन में फर्म, यदि हम मोनोपोली फर्म की बात करते हैं, क्योंकि मोनोपोली में सिर्फ एक ही फर्म होती है, तो उस सिचुएशन में वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में ही रहती है। अभी आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बना कर चुके हो, जहां पर MCMR बराबर है, वहां पे आउटपुट डिटरमाइन हो गया। इस लाइन को ऊपर तक मिला दोगे तो आपको प्राइस पता चल जाता है, ठीक है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो जो आपकी एसी है वो EQ के लाइन को नीचे से कट करते हुए होना चाहिए। एसी ये EQ को F पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए फर्म को PP1EF का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो आपकी देखिए कॉस्ट तो इतनी सी आ रही है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो उससे ज्यादा है, या एवरेज रेवेन्यू उससे ज्यादा है, तो फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है, क्योंकि यदि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रॉफिट मिल रहे हैं तो उस सिचुएशन में नई फर्में एंटर करने लगेंगी, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस कम हो जाएंगे और कम होकर वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगी। इसी तरह यदि लॉस हो रहा है तो सिचुएशन में कुछ फर्म मार्केट से निकल जाएंगी, जिसके कारण सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी और धीरे धीरे फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेंगे। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि शॉर्ट रन में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डायग्राम डिट्टो सेम बनने हैं, बस मोनोपोली में स्टीपर AR-MR कर्व बनने हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेटिवली फ्लैटर बनने हैं। और लॉन्ग रन में मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सेम है, अभी आप बना कर चुके हो नॉर्मल प्रॉफिट का, जहां पर MR/MC बराबर है, वहां पर आउटपुट डिटरमाइन हो गया। इसको ऊपर तक बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा AR कितनी है या प्राइस कितना है। अब यहां पर AR AC के बराबर होनी चाहिए, तो आपकी जो AC है कर्व वो आपके E पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए, ठीक है। EQ आपकी AR है, वहीं पर EQ आपकी AC भी है, दोनों बराबर है। इस सिचुएशन में फर्म को जीरो प्रॉफिट मिल रहा है, जहां पर AR और AC दोनों बराबर हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।